हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2019 का सेट डी। हमने पीछे 2016 से लेकर 2018 तक के सारे सैम्पल पेपर कर लिए हैं। उसका लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उनकी अच्छे से तैयारी कर लेना। जो बच्चे पूरा साल पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी कारण से, उनके लिए रामबाण की दवाई है। मतलब कि इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, टू द पॉइंट आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से करना। एनसीईआरटी से सारे आंसर्स इसमें दिए गए हैं। एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, टू द पॉइंट हैं, इजी एक्सप्लेनेशंस हैं, प्रॉपर डायग्राम्स हैं। आपको प्रॉपर डायग्राम मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स हैं और सेक्शन वाइज आपका पूरा अच्छे से बताया गया है। आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको खुद ये पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन कितना ज़रूरी है। तो आप इन सब के लिए आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए। उनके लिए आप ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है फर्स्ट सेक्शन है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हमारा 20 मार्क्स का आता है। इसमें पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का मुख्य कारण है प्रकाश का। देखिए इसमें से या था फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण होता है सूर्योदय। अग्रिम माने सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देना, विलंबित माने सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। सूरज का दिखाई देना वो किस कारण होता है? वो अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपवर्तन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ये हमारा सिलेबस में नहीं है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, नाभिकीय ऊर्जा। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला जो है ये जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। दिखाई देने वाले रंगों को क्रम में लिखिए। यानी विक्षेपण जो है, विक्षेपण हो जाता है, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो 7 रंगों की पट्टी जो होती है वो किस क्रम में होती है? वो क्रम देखिए विबग्योर। हमें पता होना चाहिए विबग्योर क्या होता है। विबग्योर बी जो होता है बैंगनी रंग होता है, ये सबसे नीचे होता है विबग्योर। नीचे से नीचे का क्रम से चलते हैं हम। नीचे बैंगनी, फिर आई जामुनी, इंडिगो, बी ब्लू नीला, जी हरा, वाई पीला, ओ नारंगी, ऑरेंज यानी संतरिया रंग भी बोल देते हैं, नारंगी, और रेड लाल। लाल सबसे ऊपर होता है, बैंगनी सबसे नीचे होता है। तो ये इसका क्रम रहेगा हमारा विक्षेपण का। श्वेत सूरज का जो प्रकाश है और जब वो 7 रंगों में बढ़ता है तो इस क्रम में बढ़ता है। तो ये क्रम आप याद कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर में आया है ये। अगला क्वेश्चन, चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये भी फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। तो इस 1 नंबर में पूछा जा रहा है तो इसमें सिर्फ हम पॉइंट लिख देंगे कि चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। नंबर 2, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर करता है। तीसरा है चालक तार की प्रकृति पर। तो ये 3 जैसे ही आप लिख दोगे तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। छठा क्वेश्चन ये रिपीट क्वेश्चन है, 2018 में था शायद ये। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम हो जाए? यानी 3 प्रतिरोधक दे रखे हैं, उनको कैसे जोड़े कि हमारा जो प्रतिरोध है वो कुल प्रतिरोध 1 ओम आए। देखिए हम 3 संयोजन है हमारा, 3 प्रतिरोधक हैं। R1 2 ओम हो गया, R2 3 ओम, R3 6 ओम। तो हमें जो संयोजन का कुल प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोध से कम हो तो हमें समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना चाहिए। देखिए समांतर क्रम में जोड़ा हमने तीनों को, तो हमारा 1/R फार्मूला क्या है? 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा एक R1 है 2 ओम, तो 1/2 ओम प्लस में 1/3 ओम प्लस में 1/6 ओम। तो इसका एलसीएम लेके हमारा जो आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो
जब हम इनको तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा जो प्रतिरोध है तब 1 ओम आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे सॉल्व करते। ये 7वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है जो हमारे रेड किरण आरेख बनाने वाले हैं, ये भी ज़रूर आ रहा है, हर बार पूछा जा रहा है, तो इसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस एफ के मध्य स्थित है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति का चित्र बनाई। देखिए इसका आंसर क्या है। सबसे पहले हमें बिंब की स्थिति पता है, कहाँ रखा है, अवतल दर्पण है हमारा, और वस्तु बिंब कहाँ रखे है, सी और एफ के बीच में है। तो डायग्राम देखिए एक बार, हमने अवतल दर्पण को ड्रॉ कर लिया है। ये ब्लू ब्लू जो दिखा रखे हमारा अवतल दर्पण है। बीच में हमने मुख्य अक्ष रेखा खींच ली है, मुख्य अक्ष वाली रेखा खींच ली है। फिर हमने ये 0 पी से एफ की दूरी और एफ से सी की दूरी हमने ले ली है, और ये बराबर है। तो हमने वस्तु कहाँ रखी, सी और एफ के बीच में रखी है। सी और एफ के बीच में देखो छोटा सा ए बी वस्तु है। इसमें से एक जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, और अवतल दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होने के बाद ये वापस एफ में से गुजर रही है। दूसरी जो रेखा है वो वस्तु के सिरे से जा रही है, और सी में से चली गई। सी से जैसे सी से जा रही है तो सी से वापस उसी रास्ते जाती है, तो दर्पण से टकरा रही है। तो ये इसका सीधा रास्ता है, एक ही रास्ता होता है, जिस रास्ते चली उसी रास्ते से वो वापस आ जाती है दर्पण से टकरा कर। तो ये यहाँ काट रही है पीछे, तो यहाँ जहाँ काट रही है हमारा प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। तो देखिए मुख्य अक्ष के नीचे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बना, इसका मतलब उल्टा है। उल्टा वाला वास्तविक होता हुआ रेखाएं जो है देखो वास्तव में मिल रही हैं, तो ये उल्टा और वास्तविक हो गया। और कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, देखो सी से परे बन रहा है, तो सी से परे बनेगा। और इसका साइज देख लीजिए, जो ए बी वस्तु है वो छोटी है, और जो हमारा ये प्रतिबिंब है ये बड़ा है, तो इसका साइज बिंब से बड़ा है। ये बातें हम ऐसे लिख भी देंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, सी से परे है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, बिंब से बड़ा है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हमारा 2 नंबर में था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पिछले उनमें आया है ये। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है जिसकी क्षमता -2 डायप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। देखिए हमारी जो लेंस की क्षमता है वो -2 डायप्टर दे रखी है। फोकस दूरी निकालनी है। लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या है, P बराबर 1/f है, और F निकालेंगे तो 1/P हो जाएगा। यहाँ हमारा जो P दे रखा है -2 डायप्टर, तो -2 हो गया, तो ये हमारा -0.50 मीटर हो गया। सेंटीमीटर में निकालेंगे तो -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो माइनस है ये, माइनस का मतलब है कि हमारा जो लेंस है वो अवतल लेंस है। अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है, इसलिए हमारा जो लेंस है ये अवतल लेंस है। तो 1 नंबर में आप ये न्यूमेरिकल कर दोगे, 1 नंबर में आपको ये अवतल लेंस लिखना, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये हमारा जो है अगला जनित्र हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला देखिए भू संपर्क में, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इससे क्या अभिप्राय है, विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित क्यों किया जाता है, ये 2 नंबर में है। देखिए भू संपर्क तार की कार्यविधि, ऐसे करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भू संपर्कन का मतलब क्या है, जब हम भू संपर्क तार को घर के निकट भूमि में नीचे गड्ढा खोद के उसमें गहराई पर अगर धातु की प्लेट से हम तार को जोड़ देते तो भू संपर्क तार होता है। और इस भू संपर्क तार का प्रयोग हम विशेषकर उन साधनों में, उन साधित्रों में करते हैं जो ज़्यादा शक्ति के होते हैं, जैसे विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, AC, फ्रिज, जो ज़्यादा शक्ति वाले होते हैं, मोटर वगैरह, इनमें रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरणों वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा की उपाय की तरह किया जाता है, यानी कि सुरक्षा युक्ति होती है भू संपर्क तार। धातु के आवरण से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए बहुत कम प्रतिरोध का पथ प्रस्तुत करता है। अगर ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होएगी, तो इसके लिए कम प्रतिरोध वाला पथ चाहिए है, तो वो ये भू संपर्क तार वाला जो है प्रस्तुत करेगा। इसे जो है धात्विक जो आवरण है उसमें विद्युत धारा ज़्यादा नहीं जा पाती, और इससे क्या होता है, अगर इसमें विद्युत धारा चली भी जाती है तो उसका क्षरण
जाने पर क्या होता है, उसका साधित्र का जो विभव है भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। और जब भूमि के विभव के बराबर और शून्य के बराबर होता है और इससे जो इस साधित्र का उपयोग करता है उस व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं होता, उसको करंट या शॉक नहीं लगता, वो आघात से सुरक्षित रहता है और जो हमारा साधित्र है वो भी सुरक्षित रहेगा। यानी कि करंट से बचना है तो हमें भूसंपर्क तार का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए घरों में इसका जो है भूसंपर्क तार लगाया जाता है ताकि सुरक्षित इंसान सुरक्षित रहे और हमारे घर में जो बिजली से चलने वाले साधित्र हैं वो भी सही रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 2 नंबर में था। अगला है परिनालिका। ये भी लगभग 20-22 हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं, उनमें लगभग 10-12 में परिनालिका आया है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और हर बार 4 नंबर में पूछा जाता है। तो ये परिनालिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से बना कर लिख कर अभ्यास कर लेना। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली की परिनालिका कहलाती है। उस कुंडली को हम परिनालिका बोल देते हैं। जैसे स्प्रिंग होता है पर हमारे पेन में के अंदर स्प्रिंग होता है, उस तरह से परिनालिका है। इसे लपेटे तार लपेट कर परिनालिका बना देते हैं। ये डायग्राम में देखो, ये कितने लपेट रखे हैं, ये परिनालिका बन गई है। और इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब इसमें विद्युत धाराएं प्रवाहित करते हैं, देखिए बैटरी लगा रखी, इस बैटरी से विद्युत धारा तब प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वह बिल्कुल समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। इसका मतलब क्या दिखाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हर एक बिंदु पर समान है और ये छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। तो इसका एक इधर वाला जो है उत्तरी ध्रुव, एक सिरा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, दूसरा दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो ये छड़ चुंबक की तरह कार्य करता है और छड़ चुंबक की तरह ही इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती हैं और समांतर होने के कारण हर एक बिंदु पर इसका चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। इसका उपयोग जो है यहाँ परिनालिका के अंदर अगर हम नरम लोहे की छड़ रख देते हैं और विद्युत धारा गुजार देते हैं तो वो विद्युत चुंबक बन जाती है और विद्युत चुंबक तब तक रहेगा जब तक कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित रहेगी। इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, परिनालिका का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा इसका भौतिक विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा जो है रसायन विज्ञान है, ये 19 मार्क्स का है। अब सेक्शन बी है, ये स्टार्ट हो रहा है 10वें क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा विकारक अपचयित हो रहा है। तो देखिए, अब अपचयित का हमें मतलब पता होना चाहिए। अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन हटना और हाइड्रोजन जुड़ना। अभी हमारे 2 अभिकर्मक है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। अब हमें अपचयित का बताना है, यानी ये देखना है कि ऑक्सीजन किस में से हट रही है और हाइड्रोजन किस में जुड़ रही है। इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड है, जाके इधर जिंक बन गया और कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO बन गया। यानी कार्बन में तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब इसका कार्बन का तो उपचयन हुआ है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई है, इसलिए जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया है। तो ये जिंक ऑक्साइड है जो हमारा, ये इसका क्या है, अपचयन हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, जिंक ऑक्साइड। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड लिखते ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 11वां है रसायन विज्ञान का सेकंड क्वेश्चन। ये भी 1 नंबर का है। आपके पास 3 विलन है, A और ABC। ये भी मतलब इस सेट में आया है हर बार और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पेपर सेटर ने बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनाया बच्चों के लिए। जिनका pH का मान 3, 7, 9 है, इनमें से कौन सा विलन जो है अम्लीय होता है। बस एक तुम्हें pH स्केल अच्छे से याद करना है कि भाई 0 से 14 तक का pH स्केल होता है। 0 से 7 वाले जो है 0 से 7 तक वाले जो हैं अम्लीय होते हैं, 7 वाला उदासीन होता है और 7 से ऊपर वाले जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। 3, 7, 9 है तो इसमें 3 अम्लीय पूछा है तो 7 उदासीन होगा, 9 जो हो गया क्षारीय हो गया और 3 जो है विलन A जो है वो अम्लीय है जिसका pH 3 है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ये देखते आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। M तत्व M है, MCl3 सूत्र बन रहा है तो इसमें MCl3 लिखा है तो 3 यानी कि M की 3 संयोजकता है। 3 यहाँ पर एल्यूमिनियम की है इसलिए इसका आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा
वियोजन अभिक्रिया आप देखना, पहले चैप्टर में से भी सभी अभिक्रियाओं में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सभी अभिक्रियाओं की आपको डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है और एक एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना है। वियोजन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हमने दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। जब ये गर्म होता है, इसको गर्म करते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सबसे इजी एग्जाम्पल है इसका ये। अगला क्वेश्चन है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। क्लोर क्षार प्रक्रिया, इसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन यानी नमक में पानी मिलाने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनती है। इसलिए क्लोरीन के लिए क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है तो इसके लिए क्षार, इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है इसमें। और इसकी जो है समीकरण देखिए, 2NaCl ये नमक हो गया प्लस पानी हो गया और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्षार हो गया, Cl2 क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, इसको आप संतुलित कर दीजिए तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी क्लोर क्षार प्रक्रिया वाली। तो यानी कि नमकीन पानी में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस में बदल जाती है। तो ये हमारी क्लोर क्षार अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे सिलेबस में नहीं है अगला, आधुनिक आवर्त सारणी वाला, उससे अगला देखिए 16वां क्वेश्चन, ये 2 नंबर का है। घुलनशील धातु ऑक्साइड को जल में घोलने से क्या होता है? एक उदाहरण दीजिए। जब घुलनशील धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, पिछले सेट में भी था, लेकिन उसमें सभी जो धातु ऑक्साइड हैं पानी में नहीं घुलते, लेकिन जो घुल जाते हैं वो उनको क्षार बोलते हैं। उदाहरण दे रखा है, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड बन गया था और इसमें पानी मिला दिया तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उन्हीं को जो घुलनशील दो धातु ऑक्साइड है पानी में घुलकर क्षार बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उसका दूसरा भाग है। आयनिक यौगिकों का गलनांक 2 नंबर में है। आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आयनिक यौगिक जो हैं वो आयनों के कारण बनते हैं और आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है और उस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक सेट में नाम पूछे गए हैं हाइड्रोकार्बन यौगिकों के। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया है तुम्हें कि कार्बन गिन लीजिए कितने हैं। ए वाले में कार्बन है 3, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन माने हमारे दिमाग में क्या बात आई कि 3 कार्बन है, तो 3 वाले को प्रोपेन होता है, प्रोप लगा लो। और फिर दूसरी बात क्या देखनी है, इसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होता है? प्रकार्यात्मक समूह देखिए, इसमें त्रिआबंध है और त्रिआबंध के लिए अनुलग्न क्या लगता है? आयन लगता है। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन प्लस आयन प्रोपाइन नाम हो जाएगा इसका। फिर है प्रोप प्लस आयन प्रोपाइन हो जाएगा। फिर अगला देखिए, कितने कार्बन है? बी वाले में 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए मैथ ठीक है, 1 कार्बन के लिए मैथेन, 1 अबंध है तो मैथेन हो जाएगा। अब देखिए प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? OH है, अल्कोहल है, इसका अनुलग्न क्या होता है? ओल होता है, तो मैथेन प्लस ओल मैथेनॉल, इसका नाम मैथेनॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट है इसका सी में देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन देखेंगे क्योंकि कार्बन के बीच में कलाबंध है, तो ये प्रोपेन हो गया। अब ये देखेंगे इसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन है। देखिए प्रकार्यात्मक समूह C द्विआबंध O है, यानी ये कीटोन है। कीटोन के लिए अनुलग्न क्या होता है? ओन होता है, यानी प्रोपेन प्लस ओन प्रोपेनोन। तो ये तीनों नाम ऐसे हो जाएंगे, पहले का प्रोपाइन, दूसरा मैथेनॉल और तीसरा प्रोपेनोन। तो ये बिल्कुल पूरा नाम लिखते आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, स्कोरिंग क्वेश्चन है ये। अगला है पेंटेन के समायव, सभी संरचनात्मक समायों का चित्रण करना है, यानी 3 नंबर का ये हो जाएगा और हमारा 3 नंबर का ये था नामकरण। तो ये 6 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। और ये पेंटेन के समायव भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है।
इसका आणविक सूत्र C5H12 होता है। देखिए एन पेंटेन बनाने के लिए हम पाँचों कार्बन को सीधा लिख देंगे और इसके जो हाइड्रोजन है वो इसके जो है कार्बन 4 संयोजकता होती है इसको पूरा कर देंगे तो ये हमारे एन पेंटेन आ जाएगा। जब आइसोपेंटेन दूसरा है इसका आइसोपेंटेन के लिए 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला बना देंगे और एक कार्बन को चाहे दाएं से चाहे बाएं से दूसरे कार्बन पर लगा देंगे तो एक शाखा बन जाती है CH3 वाली इधर, तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। तीसरे उसमें क्या करेंगे, 3 कार्बन को तो हम सीधा श्रृंखला लिख लेंगे, चाहे ऊपर से नीचे लिख लो चाहे दाएं से बाएं लिख लो चाहे बाएं से दाएं, 3 हो जाएंगे। और जो बीच वाले कार्बन है उसके ऊपर हम दोनों तरफ शाखा लगा देंगे, एक कार्बन ऊपर लगा देंगे एक नीचे, तो ये हमारा नियोपेंटेन हो जाएगा। इस तरह से हम पेंटेन के 3 समायों बना सकते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 आप ये लिख दोगे तो ये 3 ये हो जाएगा और ऊपर वाला जो था वो 3 का जो था हमारा नामकरण वाला, तो ये 6 हो जाएगा। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रक्रियाओं का रासायनिक, या तो आपको पीछे वाला क्वेश्चन करना है वो दोनों भाग करने हैं, या अब आपको इसके उसके अथवा में ये दे रखा है ये करना है। ये 3 हमारी रासायनिक समीकरण दे रखे हैं, हर एक ये 2 नंबर के हैं, तो 2 या 6 नंबर का हो जाएगा। पहला जो है एस्ट्रीकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक कोड में आए हैं ये एस्ट्रीकरण, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो एस्ट्रीकरण क्या होता है, एस्ट्रीकरण का मतलब है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया होती है अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। आप अल्कोहल में एथेनॉल ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में एथेनोइक अम्ल ले सकते हैं, इन दोनों की अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएंगे तो एस्टर बनता है, और एस्टर बन गया। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसकी देखिए अभिक्रिया नीचे दिखा रखी है, ये रही एथेनॉल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, CH3CH2OH हो गया, ये एथेनोइक अम्ल हो गया यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, CH3COOH। जब इसमें हमने अम्ल डाला तो इससे क्या बना, देखिए एथिल एथेनोएट बन गया ये हमारा, एसीटेट भी बोल देते हैं एथिल एसीटेट इसको। फिर CH3COOH2CH3 प्लस पानी, ये हमारी एस्ट्रीकरण अभिक्रिया है। जो एस्टर बनता है उसकी फलों जैसी महक होती है और उसका उपयोग इत्र बनाने में भी करते हैं, सुगंध बनाने इत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए दूसरा साबुनीकरण है। साबुनीकरण का मतलब है कि हमारा जो ये एस्ट्रीकरण में जो एसीटेट बना है इसकी हम NaOH से अभिक्रिया करवा देते हैं तो दोबारा से हमें एथेनॉल और जो है एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यानी ये जो अभिक्रिया है ये इसके विपरीत है, यानी कि उसमें तो ये हमारा एसीटेट बन गया था और इसमें उस एसीटेट से दोबारा से हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहे हैं। तो ये एस्ट्रीकरण का विपरीत है ये साबुनीकरण। इस अभिक्रिया से क्या होता है, साबुन बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं और ये भी अम्लीय क्षार की उपस्थिति में होता है। तीसरा है हमारा हाइड्रोजनीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, लगभग हर बार आया है क्वेश्चन। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, C के बीच में देखो द्विआबंध है और इसको ये वनस्पति तेलों में पाया जाता है तो इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जब इसमें निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है तो देखिए द्विआबंध जो C के बीच में द्विआबंध थे वो टूट गए और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन जुड़ने पर ये क्या बन गया, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया या वनस्पति घी बन जाता है, यानी द्विआबंध टूटकर एकलाबंध में बदल जाते हैं। इसी को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं और हाइड्रोजन जुड़ता है इसलिए इसको संकलन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। इसका उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 6 नंबर का, 3 पार्ट्स थे, तीनों 2 के कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो है रसायन विज्ञान जो है 19 मार्क्स था वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे हमारा जीव विज्ञान सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। किस नंबर का है ये, तो इसका पहला क्वेश्चन है ये, वैसे 18वां है, जीव विज्ञान का फर्स्ट है। वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल कर मिट्टी में मिला देते हैं उन्हें कहेंगे अपमार्जक। वो अपमार्जक होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं तो उनको बोलेंगे अपमार्जक। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था जीव विज्ञान का। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है
जीव विज्ञान का है। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना उपार्जित करता है? सूचना को ज्ञानेंद्रिय हमारी जैसे त्वचा, आँख, नाक, ये सारी है जीव, तो इसमें आ जाएगा द्रुमिका। द्रुमिका जो है हमारी ग्राही अंगों से क्या करता है, सूचना को प्राप्त करता है, तो इसका द्रुमिका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कितनी दिशा में होता है? ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। सूर्य से लेकर सूर्य से उत्पादकों में, उत्पादक से शाकाहारियों में, शाकाहारियों से फिर मांसाहारियों में, ऐसे ये जो है एक ही दिशा में होता है। उनसे जो ऊर्जा मांसाहारियों में चली गई वो शाकाहारियों को उपलब्ध नहीं होगी, और जो शाकाहारियों में चली गई वो उत्पादक को उपलब्ध नहीं होगी, और जो उत्पादक के पास आ गई है वो सूर्य को उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए एक ही दिशा में होता है, सूर्य से लेकर ऊपर शीर्ष तक जो है मांसाहारी हैं वहाँ तक एक दिशा में जाएगी। लड़कों के चेहरे पर बाल आना तथा आवाज़ में भारीपन यौनारंभ के लक्षण है। इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, ये एक नंबर के चल रहे हैं अभी। पुष्प में स्त्री केसर के कौन से भाग द्वारा परागनलिका अंडाशय में प्रवेश करती है? उस स्त्री केसर के उस भाग का नाम बताइए। वर्तिका है जिसके द्वारा वो अंडाशय तक पहुंचती है। तो वर्तिका अगर पर तो परागकण आकर गिरते हैं और वहाँ से फिर वो वर्तिका से होते हुए जो है अंडाशय तक पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताना है। दो नंबर का क्वेश्चन है ये। द्विखंडन क्या होता है? इसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका बनाती हैं, यानी एक कोशिका से दो बन जाती हैं। और बहुखंडन में एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाएं बन जाती हैं इसमें। और जो द्विखंडन होता है ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। बहुखंडन है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। उसके चारों तरफ शिष्ट बन जाती है, उसके चारों भित्ति आ जाती है, और भित्ति के अंदर ही अंदर जो है केंद्रक बार बार विभाजित होता रहता है। बार बार विभाजित होने से अंदर बहुत से केंद्रक बन जाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो भित्ति टूटती है। जब वो केंद्रक बाहर निकलता है तो हर एक केंद्रक जो है हर एक नए जीव में विकसित हो जाता है। और द्विखंडन में जो है अमीबा और लेशमानिया है, इसके उदाहरण है। और बहुखंडन में प्लाज्मोडियम है, बहुखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन सी हैं? जनन स्वास्थ्य में इनका क्या महत्व है? जनन स्वास्थ्य का देख लेते हैं। परिवार नियोजन में यानी दो बच्चों के बीच में अंतर अगर रहेगा तो जो माँ है वो और शिशु दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। अगर जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं तो एक जो पहले बच्चा है उसको उसके देखभाल अच्छे से नहीं हो पाएगी, माँ उसको अच्छे से दूध नहीं पिला पाएगी, और जो दूसरा पैदा हो गया है जल्दी पैदा हो गया है उसकी भी अच्छे से देखभाल नहीं हो पाएगी। तो दोनों माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इसलिए परिवार नियोजन यानी दो बच्चों में अंतर होना चाहिए, और दो ही बच्चे होने चाहिए। तो ये दो बच्चों में अंतर रखने में सहायक है, और लैंगिक संचालित रोगों से बचाव करती है, और महिला और शिशु स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसलिए ये गर्भ निरोधक युक्तियाँ इनका जन स्वास्थ्य में इनका महत्व है। और आगे देखिए, जो इसकी गर्भ निरोध तरीकों के विभिन्न प्रकार, हाँ बस इनकी हेडिंग लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है सिर्फ 2 ही नंबर का है। एक तो जन स्वास्थ्य वाला मिल जाएगा, और एक इनके नाम लिखने से कि यांत्रिक अवरोध हो जाएगा, गोलियाँ आ जाएंगी हार्मोन संतुलन परिवर्तन करके, माला डी है, सहेली है, लूप या कोपर्टी का प्रयोग करके आ जाएगा, शल्य क्रिया है तकनीक द्वारा, ऑपरेशन द्वारा, यानी कि पुरुष या स्त्री में। तो आप इनके नाम लिख कर भी इसका जो है 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु कैसे रक्षित होते हैं? जो मस्तिष्क है वो एक हड्डियों के बॉक्स में सुरक्षित रहता है, और उस हड्डियों के बॉक्स को क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं। और उस बॉक्स के भीतर जो कपाल के भीतर एक गुब्बारा होता है वो तरल से भरा होता है, यानी हमारे सिर पर अगर कोई भी चोट लगती है तो वो जो गुब्बारा है तरल से भरा हुआ वो हमारे सिर तक, हमारे मस्तिष्क तक उस चोट को पहुंचने नहीं देता। उस प्रघात को, चोट को अपने अंदर ही वो अवशोषित कर लेता है। इसलिए हमारा जो मस्तिष्क है वो उस चोटों से बचा रहता है।
और जो हमारी मेरुरज्जु होती है वो रीढ़ की हड्डी से या कशेरुकदंड से सुरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन है, एक नीले फूल वाले बी बड़ा बी है कैपिटल बी है का संकरण एक सफ़ेद फूल वाले पौधे स्मॉल बी से कराया, यानी कि जब दोनों बड़े बी हैं तो फूल वाला नीला पौधा आया है, और जब छोटे बी हैं दोनों तो सफ़ेद आया है। तो उन्होंने कहा प्रथम संतति के फूलों का रंग क्या होगा। जब प्रथम F1 संतति होती है उसमें सब जो है वो नीले फूल वाले पौधे आएंगे, और दूसरी संतति में स्व परागण द्वारा प्राप्त सफ़ेद फूलों का प्रतिशत कितना होगा। 3:1 रेशो होती है, तो 3 तो होती है नीले फूल वाले और 1 होता है सफ़ेद फूल वाले, तो 4 में से 1 सफ़ेद वाला है, तो 25% आ जाएगा। इसका व्याख्या देखिए क्या क्या है। देखिए, जनक लिए हमने नीले फूल वाला पौधा और सफ़ेद फूल वाला पौधा। नीले फूल वाला पौधा जो है दोनों कैपिटल बी हो गए, और सफ़ेद फूल वाले पौधे जो है छोटे बी, ये गिवन क्वेश्चन में दे रखा है। ये युग्मक बन जाएंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी। फिर F1 संतति हम इससे एक तरफ तो हम जो है एक जनक के युग्मक लिख लेंगे, दूसरी तरफ हम दूसरे जनक के युग्मक लिख लेंगे, और फिर देखिए इनका आपस में जब निषेचन होता है युग्मकों का, तो यह नीले फूल वाले सारे नीले फूल वाले आ गए, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी वाले चारों ऐसे आ गए। तो यहाँ चारों पौधों में नीले फूल आए। इससे ये पता चलता है कि नीला फूल वाला लक्षण प्रभावी लक्षण है, इसने अपने आप को प्रदर्शित किया है। छोटा भी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाया। जब मेंडल ने इन F1 संतति का स्वपरागण करवाया, तो स्वपरागण कराने पर हमारे जनक हो जाएंगे नीले फूल वाला पौधा, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी, सफ़ेद फूल वाला कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इनके जो युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल बी बनेगा और एक स्मॉल बी, दोनों के से एक जैसे ही बनेंगे। फिर F2 संतति में जब क्या होगा, हम इसका एक तरफ तो हम एक जनक के युग्मक लिख लेंगे, दूसरी तरफ दूसरे जनक के लिख लेंगे, और देखिए फिर युग्मक निषेचन होने के बाद एक फूल तो प्रॉपर दोनों भी बड़े कैपिटल आए हैं नीले फूल, और 2 ऐसे आए हैं, एक बड़ा बी और एक छोटा बी, तो ये नीले फूल वाले हो गए। एक ऐसा आया है जिसमें सफ़ेद फूल थे, दोनों स्मॉल बी आ जाएंगे। तो इनकी रेशो देखिए, ये इनकी रेशो हमने लिखी, कैपिटल बी 1 आ गया, कैपिटल बी स्मॉल बी 2 हो गए, और दोनों स्मॉल बी 1 हो गया। तो ये हमारे नीले फूल वाले हैं, तो 3 नीले फूल वाले हो गए, 1 सफ़ेद फूल वाला हो गया। तो इसकी रेशो कैसे निकालेंगे भाई, टोटल हमारे चार संतति आई हैं, तो उनमें से एक हमारा सफ़ेद वाला, तो 1/4 गुणा 100 हो जाएगा, तो 25% जो है सफ़ेद फूल वाला है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है और तुम्हारे बार बार आ रही हैं। तो ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर में तो आपको ये प्रथम संतति वाला मिल जाएगा, दूसरा ये 25% वाला हो जाएगा। 2 नंबर में आप इसकी सचित्र व्याख्या करोगे तो 2 नंबर का वो हो जाएगा, ऐसे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 27वां क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। इसमें स्वपोषी पोषण के बारे में पूछा गया है। हर पौधों में प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम की व्याख्या पूछी गई है। ये पोषण में से बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका देखिए, स्वपोषी पोषण की डेफिनेशन लिख दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यह पोषण की वह विधि है जिसमें हरे पौधे, शैवाल या कुछ जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थों से जैसे CO2 H2O का प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन मंड का निर्माण करते हैं। तो ये स्वपोषी पोषण है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं वो है CO2 है। तो CO2 कहाँ से आती है? वायुमंडल से आती है। और पौधे में कैसे कहाँ पहुँचती है? पौधे में पत्तियों में उपस्थित रंध्र होते हैं, उन द्वारा वो पत्तियों में प्रवेश करती हैं। दूसरी जो आवश्यक परिस्थिति है, पानी है, खनिज लवण है। ये जड़ है, मिट्टी से अवशोषित कर लेती है और जाइलम द्वारा पौधे के सभी भागों में तक पहुंचाती है। तीसरा है हमारा क्लोरोफिल। ये क्या करता है? ये पत्तियों में उपस्थित हरितल अवक में पाया जाता है और ये सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। और सूर्य का प्रकाश ये है सूर्य से। चौथा जो पॉइंट है, सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य से प्राप्त होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो उपोत्पाद बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाता है। ऑक्सीजन भी बनती है इसमें, और ये पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा पौधे से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसमें इसकी अभिक्रिया क्या है ये देखिए। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, 6 अणु हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हैं, 12 अणु पानी के हो गए,
क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में देखिए ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, प्लस में ऑक्सीजन निकल रही है 6 अणु, और प्लस में पानी भी बन रहा है 6। तो ये जो ग्लूकोज है ये हमारा मड के रूप में संचित हो जाता है, ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाती है, पानी भी जो है भाप के रूप में बाहर निकलता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अब इसके दौरान 3 ये जो डेफिनेशन यहाँ दे रखी है हमने पीछे कर ली है। अब आप यहाँ इसकी घटनाएं देख लीजिए। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या क्या घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी जो क्लोरोफिल का क्या काम है, वो जब सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है तो ये क्लोरोफिल उस प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर इसको प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और फिर जो अंदर पानी है उसके अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसका अपघटन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वो टूट जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियों द्वारा पत्तियों से में उपस्थित रंध्रों द्वारा जो अंदर आई है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का में अपचयन हो जाता है, यानी जो मंड बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बन जाता है। इस तरह से ये हमारा प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है। तो आपको ये इस तरह से लिखोगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विषम पोषी पोषण। दोनों ही पोषण पूछ लिए इसमें, स्वपोषी भी और विषम पोषी भी। विषम पोषी पोषण क्या है, अमीबा में पोषण के चरणों का अच्छा चित्रण कीजिए। तो ये हमारा 6 नंबर का है। तो देखिए पहले विषम पोषी पोषण कौन सा होता है, जिसमें जीव दूसरों द्वारा बनाया गया भोजन प्राप्त करता है, यानी खुद नहीं बना सकता। जैसे जैसे पीछे स्वपोषी पोषण, जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधों द्वारा बनाया गया भोजन जो लेते हैं उसको बोलेंगे विषम पोषी। ये विभिन्न प्रकार की होते हैं। प्राणी संभोजी पोषण है, इसकी विधियाँ। प्राणी संभोजी में क्या होता है, इसमें जीव भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ये अमीबा में भी ऐसा ही है, बाकी हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। उनके शरीर में भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। और 3 तरह के होते हैं ये, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। भोजन के आधार पर 3 तरह के हो गए। शाकाहारी जो सिर्फ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे पौधे हो गए, और गाय और हिरण हो गए, पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी जो भोजन के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं, चीता शेर हो गया। सर्वाहारी जो अपने भोजन के लिए पौधों और जंतु दोनों पर निर्भर करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया। तो ये दूसरा मृतजीवी पोषण होता है, इसमें जीव अपना भोजन मृत एवं गले सड़े जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, मशरूम आदि। परजीवी पोषण, इसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर पर ऊपर या अंदर रहकर, शरीर के अंदर रहकर प्राप्त करते हैं। अमर, बेजू, किलनी आ जाएगी। सहजीवी पोषण हो गया, इसमें 2 प्रजाति एक साथ रहती हैं, दोनों को कुछ ना कुछ एक दूसरे से फ़ायदा होता है। जैसे एक लाइकेन का एग्जाम्पल है। लाइकेन में शैवाल, कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं। शैवाल तो भोजन बनाता है और जो कवक है वो उसको मिट्टी से खनिज लवण और आश्रय प्रदान करता है। और खनिज लवण भी शैवाल को देता है कवक, और शैवाल बदले में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाकर कवक को देता है। अगला क्वेश्चन है कीट भक्षी पोषण। इसमें पौधे कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे संड्यू, गटपर्णी। इसमें नाइट्रोजन वगैरह की कमी हो जाती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, पौधों पर जो कीड़े मकोड़े आकर बैठ जाते हैं उनको पाचित करके उनसे अपना इसकी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। अगला है इसका अमीबा में पोषण पूछा गया है। अमीबा जो होता है कोशिकीय सतह से, उसकी कोशिकीय सतह पर अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें पादाप बोलते हैं। पादाप होते हैं उनके ऊपर, और उन पादाप की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वो पादाप को क्या करते हैं, ये देखो, प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं। देखिए ये खाद्य कण जो है अमीबा के पास आ गया है, और इसके ये जो पादाप दिखा रखे हैं, ये देखिए, इसमें पादाप ने कूटपाद इसने भोजन के कण को घेर लिया है। यहाँ पर तो घेर लिया था, यहाँ बिल्कुल बंद हो गया है उसके अंदर। और बंद होने के बाद ये इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। भोजन पाचन होने के बाद क्या होता है, वो कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है, और वहाँ से जो बिना पचा भोजन है जो वो कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखिए इसमें ये लिखा भी हुआ है खाद्य रिक्तिका के अंदर। यहाँ तो ये रिक्तिका बन गई थी, भोजन कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है, और सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। यानी कि शुरू में जब उन्होंने अपना भोजन ग्रहण किया तो स्टेप हमारा अंतर्ग्रहण आ गया था,
फिर वहाँ पर उन्होंने खाद्यधान्य बना ली थी, खाद्य रिक्तिका बना ली थी, उसके अंदर पाचन हो रहा था, तो दूसरा स्टेप पाचन आ गया था। फिर जो खाद्य रिक्तिका के बंद गए अंदर था, उसमें जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ बन गए, यानी पाचन हो गया था। पाचन होने के बाद क्या था, अवशोषण हो गया था। पाचित भोजन का अवशोषण होता है और स्वांगीकरण हो जाता है। फिर जो बचा हुआ पचा है, यानी बहिक्षेपण है, बचा हुआ जो भोजन है, बचा हुआ जो अपाचित पदार्थ है, वो कोशिका की सतह की तरफ गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये हमारा बहिक्षेपण हो गया। तो 5 स्टेप हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। ये देखिए खाद्य रिक्तिका बन गई, खाद्य कण है, इसमें इसका भोजन पच गया है, विसरित हो जाता है और कोशिका द्रव्य में आ जाता है और कोशिका द्रव्य से ये इस कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है अमीबा में पोषण। अब हमारा ये जो है 2019 का सेट कंप्लीट हो गया है। आप पूरी वीडियो को देखना, स्किप नहीं करना है और आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रिवाइज करके यहाँ से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। यहाँ से भी जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हम सैम्पल पेपर कोई सॉल्व कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। और आपको इसके मार्किंग स्कीम का भी पता चल जाता है भाई हम कितना आंसर लिखेंगे तो हमें कितना मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ आपको आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आपको अगर आपको हमारी अगली वीडियो को देखना है, हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं, तो आप जो है हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन बटन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। और अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। शेयर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगली वीडियो में मिलते हैं। 2019 का ही है लास्ट सेट, उसके लिए तैयार रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।